तो मेरा क्लेम है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं है। डेंगू के अंदर आपको इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है। डेंगू को मात हो स्क्वीजिंग करते हुए नीचे से ऊपर और मालिश करते हुए उस तेल को अंदर पहुंचाने की कोशिश करें। उससे क्या हुआ, जब आपने यूँ स्क्यूज़ किया तो उसके छोटे छोटे जो छेद थे वो बंद होने शुरू हो गए। देखा कि जैसे ही हमने ये ऑयल एप्लीकेशन किया 1 घंटे बाद वो कह रहा है कि आई एम फीलिंग बेटर। नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से कितने दिन में डेंगू ठीक हो सकता है? 3 दिन के अंदर। जब डेंगू 2-3 दिन में ठीक हो रहा है तो फिर इतने लोग मरते क्यों हैं डेंगू से? उसका कारण क्या है कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर विजय वर्मा जी से जानेंगे डेंगू के बारे में कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से और नेचुरल रेमेडीज से, नेचुरल डाइट से आप डेंगू को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी। तो आज का जो सब्जेक्ट है डेंगू, ये बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। हाँ। सर वैसे तो खतरनाक है क्योंकि लोग इसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डेंगू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ग्लूकोज चढ़ता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझाइए बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कि ये डेंगू होता क्या है। तो एक तो डेंगू का डर है बहुत ज़्यादा। हाँ। डेंगू से डरो मत, ये मेरा कहना है जी। उसका कारण क्या है कि डेंगू जो है एक मच्छर के काटने से होता है। हाँ। उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। हाँ जी। तो वो मच्छर भी, उसकी जो टांगे होती है चितकबरी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स पड़े रहते हैं। अब उस मच्छर जो है वो एक तरह का वेक्टर है ले जाने वाला। क्या ले जाता है? वो वायरस ले जाता है, जो डेंगू वायरस है। तो वो मच्छर दूसरे वायरस भी ले, येलो फीवर भी ले जाता है, एनकेफेलाइटिस भी ले जाता है, और दूसरे वायरस हैं जो जैसे ये काटता है। तो डेंगू का वायरस हमारी जैसी ही इसके अंदर जाता है काटने पे ब्लड के अंदर, तो वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होता है जी। तो जब तक वो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब आज ये काटा तो उसको ग्रो करने में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक लग सकते हैं, जब तक उसके पूरे सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। सिम्टम्स मैनिफेस्टेशन मतलब कि वो डेंगू की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाए वायरस की कि हमारी बॉडी पे वो कब्जा कर ले, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, वीक कर देते हैं। तो जैसे दुश्मन है, चाइना ने अटैक कर दिया तो 2-4 गए, फिर 5-7 गए, फिर मल्टीप्लाई होते चले गए, उसके पूरा इंडिया को घेर ली। सेम चीज़ हमारे अंदर होती है। अब हमारे अंदर भी हमारी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हमारी अपनी भी तो सेना है। तो हमारी अपनी सेना कौन सी आती है? तो जैसे ही डेंगू का वायरस जाता है हमारी इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है जी। एकदम से अलर्ट होता है और सबसे पहले वहाँ पे आते हैं एंटीबॉडीज़। जो डेंगू वायरस है, 3-4 तरह के वायरस होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एकदम से पूरी बॉडी से चारों तरफ से हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उसको घेर लेते हैं। तो वायरस जो होता है वो एक तरह का एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ये दोनों मिलके उसको कम्बैट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कम्बैट तो कर लिया उन्होंने, लेकिन आपकी तबीयत भी तो बहुत ख़राब हो जाती है। अब उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। हाँ, हड्डी तोड़ बुखार। बुखार आता है बहुत तेज, हाथ पैरों में दर्द होगा, सिर में बहुत दर्द हो जाएगा, वोमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकता है। यहाँ पर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। ये पहला, क्योंकि जब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मेरे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे क्या पता, जब मैं बीमार हो रहा हूँ तब दे जाऊँगा जी। तब डॉक्टर उसकी जाँच कराता है। हाँ जी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। तो डेंगू पॉजिटिव निकला। अब डेंगू पॉजिटिव निकला तो एकदम से अलर्ट हो, डेंगू, डर। उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स? अच्छा ठीक है जी, पैरासीटामोल लो। एंटीबायोटिक का तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी दवाई भी नहीं है एलोपैथी के अंदर जो आप दे दो कोई ठीक हो जाए। कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव मतलब हमें लाइफ को बचाना है। अब जब उसको वॉच करते हैं, देखते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5-6 दिन में डेंगू अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत अच्छी है जी, तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंट्रोल नहीं होता, वायरस फैलने लगते हैं, और वायरस और एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो ये कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ अटैक करता है? ये हमारी जो कैपिलरीज हैं, जो फाइन आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, उनकी जो वॉल है वहाँ पे अटैक करता है जी।
वहाँ पे अटैक करने से क्या होता है कि हमारे रेड पैच पड़ने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं हाँ ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, माउथ से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग, ईयर से भी हो सकती है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, हमारे पैचेस पड़ जाते हैं जिसे पैटी की हमरेज कहते हैं, ब्लड इसमें से आने जब ये स्थिति आ जाती है ब्लड की, तो हम लोग फिर प्लेटलेट जान कराते हैं। प्लेटलेट क्योंकि क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है एंटीजन एंटीबॉडी का, और इसने हमारी इन आर्टरीज की जो दीवार है, जैसे एक पाइप है, उसके अंदर अंदर छोटे छोटे लग गए, तो वो उसको छेद कर देते हैं वहाँ पे, जिससे परमिलिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग भी आ सकती है उसमें, और ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर उसका निकल गया, कम हो गया, तो डाउन हो जाता है। ये स्थिति डेंजरस हो जाती है। अच्छा सर, आपने बताया ना कि डेंगू में एक ऐसा बुखार होता है ना, लगता है कि पूरा शरीर टूटने लगा है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। लेकिन क्या होता है, बुखार की शुरुआत तो स्टार्टिंग से होती है, बहुत धीरे होती है, और नॉर्मल फीवर भी हमें इसी तरीके से आता है। तो पहले दिन से ही या दूसरे दिन से ही कोई भी इंसान कैसे पता लगाए कि ये डेंगू का फीवर है या नॉर्मल वायरल तो फीवर है? ये बहुत मुश्किल काम है। डेंगू के सिम्टम्स जो होते हैं मलेरिया से भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, उसे भी फीवर भी चिल आता है, ठंडी लग के बुखार एकदम से चल गया, किसी को थोड़ा थोड़ा धीरे आता है, किसी को तेज आता है, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वेरिएबल, मतलब कई तरह के, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। हम बच्चों में दूसरे तरीके से होगा, किसी को पता ही नहीं चलता, हल्का हल्का बुखार चल रहा है, कुछ नहीं, उसने पैरासीटामॉल खाते रहा, तो क्या हुआ, एक दिन देखा उसने, अरे पैचेस आने लगे ब्लीडिंग के, तब वो एकदम से अलर्ट हुआ, डॉक्टर ने अलर्ट हुआ, और जांच हुई, पता चला कि डेंगू निकल गया। तो ये तो डिफरेंट, और वो डिपेंड करता है कि हर पर्सन की इम्यूनिटी कैसी है, एज कितनी है, छोटा बच्चा है, यंग एडल्ट है, ओल्ड एज है, क्योंकि ये तो किसी भी एज पे इफेक्ट करता है। तो वो तो उसकी बात अलग हो गई। अब जहाँ सीरियस आता है, यहाँ प्रॉब्लम है कि कैसे मैनेज करें सीरियस को। लेकिन सर, सीरियस डेंगू को या डेंगू को कैसे मैनेज करें, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे प्लेटलेट्स की बात करी कि इसको डेंगू हो गया है और उसकी प्लेटलेट्स इतनी हो गई, कई लोगों की तो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार भी पहुँच जाते हैं, फिर ब्लीडिंग होने लगती है। ये डेंगू होने पर ये प्लेटलेट्स क्यों कम होती है हमारी बॉडी में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि डेंगू का मैंने जैसे बताया कि ये कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये जो कैपिलरीज के ऊपर अटैच हो गया जी। अब वहाँ पर जब ये रिएक्शंस होती हैं तो सबसे पहले उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जी। तो उन ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी प्लेटलेट जो है मेन काम क्या करती हैं, प्लेटलेट का हमारी बॉडी में कहीं भी ब्लड होती है तो एक साथ आके उस पंचर के ऊपर इकट्ठी होके जुड़ के चिपक जाती है। मतलब उस ब्लड को बहने से रोकती है। ये हमारा एक नॉर्मल जो हमारे इम्यूनिटी का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ब्लड में घूमती रहती हैं, वो प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा होके, अब पूरा का पूरा बॉडी का अगर देखो कैपिलरी का अगर हम देखेंगे तो 1000 किलोमीटर लंबी आप लाइन खींचते चले जाओ। 60,000 किलोमीटर लंबी कहते हैं इतनी आर्ट्रियोल्स और ये सब है। तो उसकी जो फाइन जगह है जहाँ पे वो छेद हो गए छोटे छोटे, अब यही है कपड़ा, इसमें छोटे छोटे छेद हो गए, उसको रोकने के लिए वहाँ पे पूरी उन्होंने एक तरह से पेस्ट लगा दिया, जगह जगह रोकने की कोशिश कर। तो हमारी जितनी बॉडी के प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, और जब वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी तो हम ब्लड में से तो निकाल के देखते हैं, हम पेशेंट का ब्लड निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई इसमें प्लेटलेट कितनी है, तो वो देखा प्लेटलेट कम हो गई। अच्छा, इसीलिए प्लेटलेट्स कम होने पे ब्लीडिंग होती है। इसलिए ये बात देखने को आई कि पहले तो ये सोचते थे यार प्लेटलेट बननी शायद कम हो गई, क्योंकि ये बनती हैं हमारे बोन मैरो के अंदर जी। लेकिन जब इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी तक हुई नहीं, लेकिन ये देखा गया कि बोन मैरो में जो प्लेटलेट है वो अपनी जगह बन रही है, लेकिन जो प्लेटलेट ब्लड के अंदर कमी हो गई, तो ब्लड के अंदर कमी हो इसलिए हो गई क्योंकि वो कंज्यूम हो गई। हाँ भाई, आपका बैंक बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी रिजर्व है, वो एक साथ पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो आप खाली हो गए बैंक। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी अर्निंग कम हो रही है। तो जो बोन मैरो है वो तो बना रहा अपनी जगह, और बल्कि और ज़्यादा बनाता है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो कंजप्शन है, लड़ाई में जैसे एम्यूनिशन बहुत ज़्यादा चाहिए, फोर्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए प्लेटलेट देते हैं एलोपैथी सिस्टम। अच्छा, हाँ। तब यहाँ पे आता है कि पहले तो बीपी, अब जैसे परमिबिलिटी बढ़ गई, बीपी लो हो गया, अब बीपी लो हो गया, उसका बुखार आ रहा है, हार्ट पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, हेमरेज होने शुरू हो गए, तो ये कंडीशन सीरियस आईसीयू वाली होती है जी। तो देखा नहीं डेंगू को पता कहाँ भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है। अब वहाँ पे क्या करेंगे वो?
ट्रीटमेंट था ही। ट्रीटमेंट एलोपैथी में क्या है, मैं तो एलोपैथी डॉक्टर MBBS हूँ। हाँ आपको पता है रिसर्च में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, डॉक्टर विजय वर्मा मेरा नाम ही है। तो मेरे वेबसाइट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसकी डेंगू से संबंधित। जी तो क्या होता है कि जब अब ये ट्रीटमेंट कंट्रोवर्शियल है, वही साफ बात है। अच्छा, मतलब पूरा जो एलोपैथिक सिस्टम का कंट्रोवर्शियल है। उसका कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि मैं डेंगू को एक अल्टरनेटिव मेथड से ठीक करता हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड है वो नेचुरल मेथड है, पंचकर्मा है, पंचकर्मा है। आयुर्वेदिक सिस्टम है, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है और बहुत सारी डिजीज़ है हम इससे ठीक कर रहे हैं। जी, तो सर इसमें मैं जानना चाहूँगा, किसी भी इंसान को अगर डेंगू है तो वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करे जिससे उसका डेंगू नेचुरली ठीक हो जाए? ठीक है, अभी मैं ये बताता हूँ कि आपको एक तो आयुर्वेद सिस्टम को ज़्यादा अपनाएं, हाँ जी। एलोपैथी में थोड़ा कम लें, पैरासीटामॉल वगैरह ज़्यादा ना लें। और जब से ये हमने एक फैट के ऊपर भी वीडियो बनाई, घी के ऊपर, वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, एनाल्जेसिक है और एंटीवायरल का भी काम करता है। जी। तो 2-3 चम्मच सुबह घी ले ले, थोड़ा सा अदरक का चूर्ण डाल के, काली मिर्च डाल के, वो बहुत अच्छा काम करता है। और उसी घी को आप अप्लाई करके धूप में बैठें, इम्यूनिटी एकदम से स्ट्रांग बनेगी। जूसेस वगैरह पीते रहें, लिक्विड डाइट लें, खाना ना खाएं ज़्यादा, दाल वगैरह ना खाएं, हैवी चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि इसमें कभी कभी वोमिटिंग भी होती है। तो आप नींबू पानी है, शहद का पानी है, या मौसमी संतरे का रस है, नारियल पानी है, उसी पे आप रहें। और डराने की, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी आयुर्वेद में जो ज्वर के लिए होता है, जी। ज्वर के लिए जैसे गिलोय है, अदरक का ये है, ये काढ़े हैं, ये आप ले सकते हैं, बढ़िया काम करते हैं। सर आपने बताया ना कि पूरी बॉडी पे घी या तेल मल के हाँ, धूप में बैठना है। हाँ। कितनी देर बैठना है? अरे 10 मिनट भी, अगर 15 मिनट बैठ जाते हैं तो एकदम से इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि सन सिस्टम के साथ जब हमारा सिस्टम जुड़ता है तो इम्यूनिटी एकदम से स्ट्रांग होती है। लेकिन सन सिस्टम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे पेट में घी होना चाहिए। हाँ, और घी कौन सा सर? घी वही देसी घी ले लो, देसी घी, या देसी घी हो या भैंस का घी हो, लेकिन भैंस शुद्ध का हो। घी हो, और ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हो, हाँ। तिल का तेल भी ले सकते नेचुरल फॉर्म में कोई सा भी हो। ऑयल हाँ, या घी हाँ, वो लगा ये आप ले लें। और फास्टिंग में मैंने बताया कि दालें मत खाओ, जी। हैवी खाना मत दो, और जूस पे रहो। ये 3 चीज़ें अगर कर लेंगे तो वायरल फीवर कैसा भी हो खत्म हो जाएगा। सर कई लोग कहते हैं कि क्योंकि आपने कहा ना कि एलोपैथी में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर डेंगू और आयुर्वेद में है, लेकिन फिर ये डेंगू से इतने लोग मर क्यों रहे अगर डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है तो? Yes. और अगर आप कह रहे हैं ना डेंगू ठीक हो जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, जब डेंगू 2-3 दिन में ठीक हो रहा है तो फिर इतने लोग मरते क्यों हैं डेंगू से? उसका कारण क्या है कि एक सिस्टम ही इसको हैंडल कर रहा है, एलोपैथिक सिस्टम। अब मैंने जब इसमें प्रेजेंटेशन भेजा तो हमने ये बताया कि हमने इसको कंपैरिजन किया कि एलोपैथिक से क्या हो रहा है और आयुर्वेद से क्या हो रहा है, आयुर्वेद से कैसे ठीक हो रहा है। मेरे पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना साइंटिफिकली। अभी एलोपैथी सिस्टम में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो डेंगू के एंटीजन और एंटीबॉडीज़ ये दोनों मिल जाते हैं, मिल के ये इकट्ठे होकर एक जगह जमा हो जाते हैं जहाँ पे छेद होते हैं। अब जब परमिएबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, तो हमारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लगता है जी। और स्वेलिंग आने लगती है, बीपी कम हो जाता है। अब इस बीपी को बढ़ाने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड बोतल दिया जाता है। जी। पहला काम यही होता है, बीपी को बढ़ाओ। अब जितना हम देते हैं उतना ही उस छेद से पानी बॉडी में फैलने शुरू कर जाता है, पेट में पानी भर जाएगा, प्लूरल फ्यूजन हो जाएगा, पेरिटल कैविटी में भर जाएगा, पूरे फेस पे सब में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब उस स्वेलिंग को कम करने के लिए डायरेटिक्स देते हैं कि पेशाब से उसको पानी को निकालो। यहाँ ये मिसमैनेजमेंट हो गया। अच्छा, एक तरफ डाल रहे, दूसरी एक तरफ डाल रहे हैं। अब एक जाली है, अब उस जाली के अंदर आप पानी भरते जाओगे इधर से, और वो इधर से निकलता जाएगा, तो आप कितना पानी डालोगे, वो होगा तो बॉडी में जमा। हाँ। 14, 15 बोतलें लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर तो थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो उससे भी ज़्यादा पानी जो है ब्लड उसमें जमा होके हमारी पूरी बॉडी में जमा हो जाता है, पेट में भर जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, लंग्स में आने लगता है, ब्रेन के अंदर आता है, तो हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब इतना पानी को निकालने के लिए फिर डायरेटिक्स देते हैं कि जल्दी से पेशाब हो निकल जाओ, तो ये तो मिसमैनेजमेंट हो गया। उसके बाद अब जब इतना पानी देंगे, जो थोड़ी बहुत प्लेटलेट हैं वो और डाइल्यूट हो जाएंगी। भाई 1 गिलास में चीनी है, जी।
वो पहले ही कम हो रही है, इस्तेमाल हो गई, आपने उसमें पानी डाला तो फीका हो गया नहीं हो। अब वो प्लेटलेट जब वो जांच करता है इसकी प्लेटलेट तो कम हो गई, अब आप प्लेटलेट चढ़ाते हो। जब आप प्लेटलेट चढ़ाते हो तो उसके ऊपर और बर्डन आता है, उसके ऊपर उसके सीरम का, उसका प्लेटलेट का, वो बर्डन हार्ट पे जाता है। तो हमारे जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ हैं इनके बीच में भी जब खूब सारा पानी भर जाता है तो बॉडी फिर ख़त्म होने की उस पर आ जाती है। अब इससे कैसे ठीक होता है? जी, आयुर्वेद से कैसे ठीक होता है कि हमने उसको कोई बोतल नहीं चढ़ाई, हमने उसको कोई पानी नहीं दिया। हमने पहला काम क्या किया कि जो स्नेहन होता है जिसको हम पंचकर्मा में करते हैं, ऑयल, तो खूब सारा ऑयल लेके हमने स्क्वीजिंग करते हुए नीचे से ऊपर और मालिश करते हुए उस तेल को अंदर पहुंचाने की कोशिश करी। उससे क्या हुआ, जब आपने यूँ स्क्यूज़ किया तो उसके छोटे छोटे जो छेद थे वो बंद होने शुरू हो गए, परमिलिबिलिटी कम हो गई, तो उसका बीपी बढ़ गया। तो हमने खूब सारा ऑयल उसमें लगा के पूरे सिर से, पैर से, एब्डोमेन में ये सब लगाया और कम से कम 1 घंटा, आधे घंटा, पौन घंटा उसको बढ़िया से ऑयल, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है जी। वो एक तरह का फूड का काम भी करता है। उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कई तरह के ऑयल हैं जो पंचकर्मा वाले इस्तेमाल करते हैं जी। अब जैसे ही उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होना शुरू हो गया, पेशेंट की कंडीशन अच्छी हो गई। मैंने देखा कि जैसे ही हमने ये ऑयल एप्लीकेशन किया, 1 घंटे बाद वो कह रहा है कि आई एम फीलिंग बेटर। और हमने बीपी चेक किया तो देखा बीपी बढ़ गया, पल्स हमारी जो थी वो कम होने लगी, क्योंकि जब भी बीपी जो है कम होता है पल्स बढ़ जाती है जी। जो हार्ट है उसको कंपनसेट करता है। तो ये पहली ही सफलता मिलती है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ये दे दिया कि आपकी परमेबिलिटी जैसी कम होगी, उसके छेद ख़त्म होने लगेंगे तो पेशेंट ठीक होने लगेगा, उसका जो ब्लड फ्लो बढ़िया होने लगेगा। अब जब ब्लड फ्लो बढ़िया होगा, उसका ऑक्सीजनेशन अच्छा हो गया, तो हमें बोतल चढ़ाने की ज़रूरत ख़त्म। जी। नेक्स्ट फेज़ आया हमारा बस्ती। हाँ। बस्ती में लैट्रिन के रास्ते हम पेट की सफाई भी कर देते हैं, साथ में दूध की है, घी की है, तेल की है, बहुत सारी बस्तियाँ होती हैं। तो हम 2-1 बस्ती देते हैं, उससे एकदम से उसको एनर्जी आ जाती है। एलोपैथी सिस्टम में हम इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, उससे एनर्जी आती है, लेकिन पर रेक्टल देने से ज़्यादा एनर्जी आती है, उसमें शहद भी होता है। वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो और हमारे जो इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है वो बढ़िया हो जाता है, तो उसको एकदम से इम्प्रूवमेंट आ जाता है। साथ में थोड़े से काढ़े वड़े दे दिए, ज़रूरत पड़ी तो पैरासीटामॉल दे दी, और एंटीबॉडीज़ तो इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो हमने एंटीबॉडीज़ कट हो तो ज़रूरत ही नहीं है, पैरासीटामॉल की ज़रूरत नहीं है, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दिया, इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया और ये दे दिया तो अगले दिन देखते हैं तो प्लेटलेट तो बढ़े हुए मिलते हैं मुझे। जितने भी केसेस ये मेरे सारे रखे हुए हैं, जिसके अंदर ये इतने सारे केस की मेरे पास लिस्ट है जिसको मैं सब जगह भेज भी चुका हूँ, और इसके अंदर कई सारे केसेस जो हैं ये 10,000 प्लेटलेट रह गई, 28,000 रह गई, 50,000 रह गई, और इन सबको किसी को भी हमको ये देने की जरूरत नहीं पड़ी। 8,000 रह गई, देखिए किसी को भी प्लेटलेट, सब नेचुरल मेडिसिन, सब नेचुरल से ठीक। तो मेरा क्लेम है कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं है, डेंगू के अंदर आपको इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है, डेंगू को मात हो गई है। तो डेंगू से आप डरिए मत, बहुत आसान है उसको ठीक करना। आईसीयू के अंदर भी हम काम करते हैं, जो कि अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे है तो मैं वेंटिलेटर के साथ साथ, जैसे इसमें मैंने बताया था ये केस था यहाँ पे स्वाइन फ्लू का, तो उसमें हमने स्वाइन फ्लू के केस में ये पेशेंट वेंटिलेटर पर है। अब वेंटिलेटर पे पेशेंट है, हमने उसको ऑयल लगाया, बस्ती कर दी, तो इसका नाम मैंने आईसीयू पंचकर्मा रखा है। आईसीयू पंचकर्मा। हाँ, तो आईसीयू पंचकर्मा आज तक किसी ने सुना नहीं था। जब मैं आयुर्वेदिक उसमें गया हूँ, जो सविता विहार में एम्स बना हुआ है, मैंने उनको बताया सब, तो वो कह रहे आईसीयू का तो हमने नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा हम लोग इंटीग्रेट कर दिया, उसका नाम ये रख दिया। तो एनीवे वो बहुत खुश हुए, लेकिन क्या है कि बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के साथ में काम करने की, वो कर नहीं पाया। कह लगे हमारे पास ये नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो हम इसको नहीं कर सकते। मैंने कहा भी, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया कि आपका अच्छा काम है, आप कीजिए जाएगी। फिर मेरे को BHU में गया मैं, BHU का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ सेमिनार था, उन्होंने मुझे 10 दिन आईसीयू के अंदर काम कराया, तो उन्होंने बाद में इसको रिकॉग्निशन दिया। लेकिन यही है प्रॉब्लम के गवर्नमेंट जो है ना, इसको एज ए साइंटिफिक प्रोजेक्ट बना के नहीं कर चल रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ, हाँ सर, खैर इस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तो अपना जो लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास सारे एविडेंस है,
और उसके बाद हम एम्स गए, प्रोफेसर गुलेरिया से मिले जी। तो उनको प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन वो कागज़ वहीं रखे थे। वहाँ पे एक डॉक्टर डेंगू के ये बहुत फेमस हैं, डॉक्टर विश्वास है शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जब आपके पास सारा ये है तो आप खुद ही करो, क्योंकि हमें 17 डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन 2014 में ये बहुत अच्छा रहा, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया। हाँ। उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छा काम किया ये एक तरह से ये। लेकिन क्या है कि अब इसको साइंटिफिक रिसर्च की तरफ से आगे बढ़ेगा तो आयुर्वेद, वैसे भी आयुर्वेद में सर अब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिसर्चेज हो रही है, बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि ये सब कोई वो नहीं है, हवा में नहीं है। जो कहते हैं होलिस्टिक, मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद को होलिस्टिक वर्ड में मत इस्तेमाल करो, विज्ञान करो, ये विज्ञान है पूरा का पूरा, कर रहे हैं लगातार। लेकिन सर इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा ना कि नेचुरल डाइट लेनी है और उसमें भी आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, खाना नहीं खाना, मतलब जो हार्ड होता है, हैवी टू डाइजेस्ट, ज़्यादातर कोशिश करें कि जूस पिएं। लेकिन सर कई लोग इसमें डेंगू के टाइम पर कहते हैं कि बकरी का दूध और जो पपीते के पत्तों का भी जूस बनाते हैं वो फ़ायदेमंद होता है, जैसा आपने गिलोय की बात तो कही थी। तो क्या इस तरीके से इनको पीना भी ठीक रहता है? देखिए ऐसा होता है ना कि इससे कोई नुकसान तो होता नहीं, फ़ायदा ही होता है। पपीता का हो, बकरी का हो, बकरी का दूध ज़्यादा सुपाच्य होता है जी। खाना कम करने का जो मेन इस आइडिया यही है कि हमारी बॉडी जब एक फाइट कर रही है, हमारी बॉडी एक लड़ाई में है, हाँ। उस लड़ाई में हम उसके ऊपर बोझा ना डालें। हाँ, इसीलिए खाना नहीं खाना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए और थोड़ी फास्टिंग करनी चाहिए। हाँ। और पानी खूब पीते रहो, पानी पीते रहो, और उसको नींबू पानी पियो, इलेक्ट्रॉल का पानी पीते रहो, नारियल पानी पीते रहो, जूसेस वगैरह पीते रहो। अब जब मिलिट्री वाले जाते हैं लड़ाई लड़ने तो ज़्यादा बोझा नहीं लेते, वो उनकी हाई कैलोरी डाइट होती है, वो थोड़े से पैक में रखे रहते हैं। उनके बाद थोड़ा सी पैक होगा 15-15 दिन के लिए। हाँ। तो ये सेम चीज़ हमारे बॉडी के साथ में, हम उसमें बोझा अगर भर देंगे, ज़्यादा खिला दें, कोशिश करेंगे, कम खाने से जल्दी ठीक हो जाता है, ज़्यादा खाने से बीमार होता है। और वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से तो हमारा जो स्टमक है वो 1/3 खाली एम्प्टी रहना चाहिए। सर इसमें जैसे हम एलोपैथी या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं डेंगू होने पर, तो काफ़ी जनरली खर्चा आ जाता है। तो ये आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट आपने नेचुरल ट्रीटमेंट डेंगू का बताया है, ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है? कितना कॉस्ट इफेक्टिव, मैंने इसका प्रेजेंटेशन इसमें दे रखा है। अब ये देखिए क्या हुआ कि एक पेशेंट जैसे गांव में है या ब्लॉक में या कहीं डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिट हुआ, सपोज़ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है, तो उसको कितनी सारी हॉस्पिटल की सुविधाएं चाहिए, उसको स्टाफ चाहिए, वहाँ पे कितना खर्चा चाहिए, उसके बाद उसका मेंटेनेंस वगैरह चाहिए। वहाँ पे क्या है, हम कहते हैं कि 1 घंटा ओपीडी में बुला लो, दवाइयाँ लगाओ, पेट में डालो, थोड़ी सी ये दे दो, घर भेज दो। तो आपको ना तो बेड की ज़रूरत है जी। जो होता है ना कि इतने बेड हमने तैयार कर लिए, हमने इतना हॉस्पिटल तैयार कर ली, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ओपीडी के अंदर ट्रीटमेंट है। जब ओपीडी में ट्रीटमेंट, तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। हाँ। मुश्किल से 1000 या 1200 या 1500 रुपये रोज़ का ट्रीटमेंट है। अच्छा। आपने 4 दिन 5 दिन भी बुलाया, 6 दिन बुलाया, 6000 7000 10,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। और वहाँ पे कितने होते हैं? 25 30 35 40 50 लाख। मतलब अगर किसी छोटे से हॉस्पिटल में भी जाओ तो 20 25 30 तक हो जाता है खर्च। तो 20 25 30 लाख। और हैरान ये हूँ कि उन्हीं दिनों दिल्ली के अंदर फैला था जी। दिल्ली के अंदर बहुत डेंगू फैल रहा था। मैंने प्रेजेंटेशन भी भेजा था इनको, केजरीवाल जी को भी भेजा था, और उस समय जैन साहब भी थे। तो हुआ क्या था कि एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी जी। उसकी उम्र थी 15 साल की। अखबार में खबर पड़ी कि उसकी डेंगू से डेथ हो गई, उसके खर्चा 40 लाख रुपए दिया, और उसकी माँ बाप ने बाद में सुसाइड कर लिया। उस घटना ने मेरा दिल हिला दिया। बच्ची की डेथ हुई, खर्चे की वजह से माँ बाप की डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया उन्होंने, इतना पैसा नहीं था उनके पास। और ये हो रहा है आजकल। हाँ जी। तो हमें कॉस्ट को कम लानी है। हमारे पास जब है सिस्टम सारा, हम उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये बात भी है। जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसे ग्लूकोज चढ़ता है, जनरली 4-5 दिन हो जाते हैं, और डेंगू को ठीक होने में उसके 10 दिन 15 दिन तक लग जाते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से रिकवर होने में, और कमजोरी दूर होने में तो 20-20 दिन भी लग जाते हैं। नेचुरली आयुर्वेद के माध्यम से कितने दिन में डेंगू ठीक हो सकता है? 3 दिन के अंदर। सिर्फ 3 दिन में? 3 दिन के अंदर डेंगू ठीक होता है। और कमजोरी? पहले 2 घंटे के अंदर ब्लड स्टॉप हो जाता है, और चौथे 5वें दिन के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है।
लेकिन एलोपैथिक सिस्टम में पोस्ट डेंगू सिंड्रोम, पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, पोस्ट चिकनगुनिया सिंड्रोम, ये क्या है कि डेंगू हो गया, ठीक है, वो 15 दिन 20 दिन रह के स्ट्रगल करके किस तरह से अपनी ज़िंदगी बचा के बाहर निकल के आ गया, लेकिन उसके बाद में भी उसके प्लेटलेट डाउन चलते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो वो डेंगू हुआ कि आप डेंगू होने के बाद में हमारे प्लेटलेट बढ़ ही नहीं रहे जी, हमारी भूख लगनी खत्म हो गई, कमजोरी आ गई और दुनिया भर की प्रॉब्लम आ गई। तो वो क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी एक लड़ाई में है, हमारी इम्यूनिटी एक लड़ाई में है, ठीक। अब एक दूसरा आदमी आया, उसने उसको लड़ने से रोक दिया जी, एलोपैथी उसको लड़ने से रोक रही है, हाँ, सीधी सी बात, नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम को रोक रही है। अब दो आदमी लड़ रहे हैं आपस में, आप कह रहे हो मैं इस आदमी का सहायता कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसके हाथ बांध दिए जी, और दूसरे आदमी ने उसको मुक्के मारने शुरू कर दिया। हाँ, आपने उसको इधर हाथ बांध दिया, इधर सिम्टम्स को आपने रोक दिए, आप कह रहे हैं हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल खत्म। आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ ना, उसके अंदर उसमें और ताकत डालोगे, दुश्मन को वहीं ख़त्म कर दे वो। जी, यही सेम चीज़ कोरोना में हुआ। कोरोना में आपने देखा होगा कि एडमिट करने के बाद में ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसके बाद में फिर उसको रेमडेसिविर दे दो गोली, फिर कहीं क्लोरोक्विन दे दो, फिर कहीं उसने एबेंडाजोल दे दो, फिर उसको वापस ले लो, फिर एक ने कहा प्लाज्मा थेरेपी। इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, और उसके बाद वो कोरोना से अगर वो बच के निकल गया तो अभी भी कोरोना के बाद के बहुत सारे मरीज घूम रहे हाँ, हैं। मतलब वो वीकनेस आ गई, पोस्ट कोरोना सिंड्रोम उसको कहते हैं, पोस्ट चिकनगुनिया सिंड्रोम है, चिकनगुनिया का भी ये हाल होता है, हर बीमारी का एक पोस्ट हो जाता है क्योंकि वो अधमरा रहता है। जी, आपने उसको कह तो दिया हाँ ठीक हो गया घर जाओ, लेकिन अंदर बीमारी उसके खत्म ही नहीं हुई। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, वो जड़ से निकाल देती वो जड़ से टाइम लेगा, लेकिन जड़ से निकालेगा। है, टाइम भी नहीं लेता है। जब मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो हमारी खतरे से तो खत्म हो गया। हाँ, जैसे मेरे पास पेशेंट आता है और मैं ट्रीटमेंट कर देता हूँ तो मेरी एंजाइटी खत्म हो जाती है, हाँ, मतलब जैसे ही वो ब्लीडिंग रुक गई या वो खतरे से खून बाहर रुक गया, तो प्लेटलेट्स अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। सारी प्लेटेड। आप ये देख लीजिए, ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद ये सारे के सारा सिस्टम है, और सबके टेस्टिमोनियल हैं जी, जो उनकी अपनी उसमें लिखे हुए हैंड राइटिंग में। हैंड राइटिंग में कि हम कैसे ठीक हो रहे हैं। तो इस एविडेंस को कैसे आप नकार दोगे? जी सर, एक चीज़ में जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, अब आपको पता ही है ना, लोगों की साइकोलॉजी में या उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि बीमारी है तो दवाई खानी है, और वो इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे आपने दवाई तो बताई नहीं, दवाई बताओ डेंगू की हम क्या खाएं, जबकि आप कह चुके हैं कि डेंगू की कोई दवाई है ही नहीं। लेकिन आपने बीच में बस्ती का नाम लिया, तब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि दवाई बताओ और बताओ बस्ती कैसे ले सकते हैं। तो आप प्रॉपर समझा दीजिए क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ, और जो बस्ती जो है आयुर्वेद का एक तरह का पूरी अर्ध चिकित्सा नहीं, पूर्ण चिकित्सा उसको कहा गया जी, और उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो वो तो एक डॉक्टर ही करेगा। मतलब डिपेंड करता है पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या सिम्टम्स और कितना सीरियस उसका मैटर है। लेकिन घर में भी अगर बस्ती लें तो उसमें एक बस्ती मैं आपको बता दूं कि जिसको दूध की मिल्क की बस्ती लेते हैं, लेकिन उसमें 20% घी होना चाहिए। अच्छा, दूध में सपोज आपने 80 ml दूध ले लिया, 20% उसके अंदर घी डाल दो, जी, हल्का सा सेंधा नमक डालो और 4-5 चम्मच शहद डाल दो, तो आप कभी 100 से 150 ml उसमें डाल दो, तो वो उसके बाद लैट्रिन हो जाएगी। यही बस्ती अगर आप रोज़ ले लो 2-3 दिन तक, एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। यही दवाई है जिसको इसके अंदर निरू बस्ती कहते हैं, निरू बस्ती कहते हैं इसको। तो मिल्क 80%, 20% फैट, कोई भी आप ले लो, घी ले लो, सबसे बढ़िया है, और उसमें सेंधा नमक 2-3 चुटकी, हाँ चुटकी, और कम से कम 4 या 5 चम्मच शहद। लेकिन शहद तो आजकल वो चीनी, गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं क्योंकि चीनी का सिरप आ रहा है ना आजकल, तो शहद के नाम गुड़ भी डाल सकते हैं, कुछ भी हो तो उससे एकदम से एनर्जी आएगी, और आपको, और उससे बस्ती से क्या होता है कि जो गट बैक्टीरिया हैं वो बढ़िया हो जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि जब बस्ती हम लोग करते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा उनको कि जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, जहाँ पे मल है, जहाँ पे गंदे से गंदा सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप तेल, घी, शहद, मक्खन और गुड़ अगर डाल दोगे तो क्या मुसीबत आ रही है, हाँ, क्या नुकसान हो रहा है? कुछ फ़ायदा ही होगा। और आजकल तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च चल रही है वो गट बैक्टीरिया पे, और हमारे पास में पहले से एस्टेब्लिश्ड एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, साइंटिफिक है, इसको हमने प्रूव कर दिया। और इसमें मेन बात यह है कि अगर जैसे सर ने बताया कि इस तरीके से बस्ती लेते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी है
तो प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेंसी में डॉक्टर से पूछने के ही बाद इसको करें, क्योंकि वो बताएंगे आपको आपकी जो बीमारी है उसके बेस पे, आपके सिम्टम्स के बेस पे, एज फैक्टर भी मैटर करता है, और दूसरा बीमारी आपकी कितनी ज़्यादा सीरियस है तो उसके बेस पे डॉक्टर बताएंगे कि बस्ती को कैसे, किस तरीके से, क्या क्या मिला के लेना चाहिए। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक बार और बता दूं, नीरू बस्ती अगर कोई लेता है तो उससे पहले उसका तो पानी वानी खूब पीता रहे, क्योंकि उससे बीपी लो होता है। नमक का पानी और ये सब पी ले, उसका ले, साथ में काढ़ा वगैरह ले ले, कुछ भी, कोई भी काढ़ा ले ले, दुनिया भर की चीज़ें, गिलोय विलोय जितने भी आता है उससे कोई, क्योंकि आयुर्वेद कोई भी एक दवाई नहीं है, ये पूरा प्रिंसिपल है। उस सिद्धांत के साथ हम चलेंगे, उसमें खाना भी है, उसमें फास्टिंग भी है, उसमें बस्ती भी है, उसमें स्नेहन भी है, उसमें सन भी है। तो सारी चीज़ हम लेंगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ में, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जी। क्या हुआ, ये एक्सपीरियंस कैसा हुआ कि मैं 1985 से पीडियाट्रिशियन हूँ यहाँ पे हरिद्वार के अंदर, और 2011-12 तक मैं अपना एलोपैथी सिस्टम करता था। आयुर्वेद का थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज थी, क्योंकि हम गंगा के लिए भी काम कर रहे हैं, और स्वामी सानंद जी थे, उनकी डेथ हुई थी, जो IIT के प्रोफेसर थे, और वो मातृ सदन में स्वामी शिवानंद के साथ में उन्होंने अनशन किया, तो वो साइंटिस्ट थे जी। तो उनकी रिसर्च, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। उनका नेचर सिस्टम में हमारी इम्यूनिटी होती है। गंगा की बात करें तो हम, अब ये वायरस है, एक ऐसे, ये खराब वायरस है डेंगू, कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो गंगा में पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज जी। ये उनकी खोज थी। तो मैंने सोचा कि नेचर के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा, अगर अच्छी बैक्टीरिया हैं तो खराब भी हैं, तो अच्छे वायरस हैं तो खराब वायरस भी हैं। तो हमने जब उसमें ये किया, और हमने एलोपैथी के साथ मिलके इसको, हमने कहा इसको आयुर्वेद भी सिस्टम लगाते हैं। तब यहाँ पे क्या हुआ, 2013 के अंदर उत्तराखंड के अंदर डेंगू फैला। हाँ। और उस समय इतना डेंगू फैल गया था कि करीब 1200-1500 केसेस आने लगे रिपोर्टेड हुए थे, और 20-30 मरीज की डेथ हुई थी, जो रिपोर्टेड है। ऐसा पहली बार हुआ था? हाँ, पहली बार हुआ था, और हाहाकार मचा हुआ था। तो मैंने क्लिनिक पे थोड़ी सी फैसिलिटी है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो ये है, इंट्रावेनस फ्लूइड मैं जब चाहे तब दे दूंगा, हैं, प्लेटलेट मैं जब चढ़ा दूंगा, तो क्यों ना इससे अप्लाई करूं। तो मुझे ये फर्स्ट केस मिला था डेंगू का अक्टूबर 12, 2013 के अंदर जी। ये आप देखिए, इस बच्चे का ये था करीब 17-18 साल की उम्र होगी, उससे 16 साल का होगा, और इसके मुंह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा, यानी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई। और ये पेशेंट जो था, यहाँ के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इसको देहरादून भेज दिया था कि आप देहरादून ले जाओ, लेकिन ये ट्रेन से उतर के मेरे पास आ गया था, किसी ने बताया इसको। तो हमने पहला केस ये था मेरा, जिसमें मैंने दवाइयाँ लगाई पंचकर्मा की, जो ऑयल लगाते हैं, और बस्ती ट्रीटमेंट किया, पेट में जो दवाई डालते हैं। 2 प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि 1.5 घंटे के अंदर इसका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। अच्छा, 1.5 घंटे में जी। तो मेरे को एकदम से आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये, अगले दिन इसका हेडेक वगैरह कम होना शुरू हो गया, और तीसरे दिन पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। और जब उसका प्लेटलेट हमने कराया, तो जो प्लेटलेट 25,000 था, वो 1,75,000 हो गया। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही मौजूद हैं। अच्छा। तो उसी समय जब ये फैल रहा था, तो मैंने दूसरे पेशेंट पे किया, फिर तीसरे पे किया, ऐसे करके मैंने 85 पेशेंट ठीक किए। 85 मरीज हमने अपने क्लिनिक पर, बिना ग्लूकोज, बिना एडमिट किए, और बिना एलोपैथी दवाई के। बिना एलोपैथी, सिर्फ 2 लोगों को रखा घर में अपने क्लिनिक पे, और एक पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड दिया, क्योंकि उसको वोमिटिंग बहुत हो रही थी। अब 85 मरीज हम जब ठीक कर चुके, तो मेरा तो दिमाग घूम गया। भाई, एक हो जाए तुक्का मान लो, चलो, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए। तो साइंटिफिक फैक्ट ये होता है कि आप अगर रिपीटेडली इन द सेम सर्कमस्टांसेस यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, इट मीन्स इट इज़ एन साइंटिफिक फैक्ट। जी। तो जब ये हुआ, उसके बाद एक केस और आया, 2000, ये तो 2013 की घटना है। 2015 में एक केस आया। ये केस अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक पेशेंट ये है, एक उसका भाई है, और ये मैं ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट हूँ जी। यहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया था कि इसकी प्लेटलेट गिरती जा रही हैं, 10,000 तक प्लेटलेट पहुँच गई थी। वहाँ पे इसको 24 घंटे रखा। वो यूजुअल ट्रीटमेंट जो इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, वो फ्लूइड से बॉडी स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद में इसको फिर प्लेटलेट देने शुरू किया। इसकी तबीयत ख़राब होती, इसको किसी ने बताया कि नहीं तुम वहाँ चले। ये मेरे को शाम को आया, ये पेशेंट, मनोज नाम है इसका, और हमने ट्रीटमेंट किया। ये अगले दिन तक काफ़ी रिलीफ हो गई, 3 दिन के अंदर
ठीक हो गया। ठीक हो गया। और ये लक्सर में चला गया, आज लक्सर में अकाउंटेंट है। इसका ये भाई, हैरानी की बात यह है और बड़ा अफसोस की बात यह है कि इसका ये भाई अहमदाबाद से इसको सर्व करने के लिए आया था, क्योंकि ये बीमार था तो इसलिए ये यहाँ आया। ये इसका भाई जब यहाँ से इसको ठीक करा के लेके लक्सर चला गया, ये अहमदाबाद चला गया लड़का, और अहमदाबाद में जाके इसको तबीयत ख़राब हुई, इसको डेंगू हुई। और वहाँ पर फिर वही ट्रीटमेंट एलोपैथी वाला, जो इंट्रावेनस फ्लूइड देना और प्लेटलेट देना, तो इसकी हालत ख़राब होती चली गई। 5-6 दिन तक ये आईसीयू में रहा, ये यहाँ आने के लिए तड़फता रहा और इसकी डेथ हो गई। तो हैरानी बात यह है कि एक पेशेंट एलोपैथिक सिस्टम से निकल के यहाँ पे आके ठीक होता है, दूसरा पेशेंट एलोपैथिक सिस्टम में जाके डेथ हो जाती है। तो जब हमें ये सब एविडेंस मिलते चले गए, तब हमने चीफ मिनिस्टर को, उस समय हरीश रावत थे चीफ मिनिस्टर, उनको मैंने सारी ये बात बताई। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है और हम डेंगू को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो वो देख के बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने तुरंत 10 डॉक्टर्स की एक टीम बैठा दी, जिसमें 5 आयुर्वेदिक और 5 एलोपैथिक। उसके अंदर डायरेक्टर जनरल हेल्थ के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हेल्थ थे, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट थे, हिमालय इंस्टीट्यूट के लोग थे। तो 10 डॉक्टरों ने इसको देखा। देखने के बाद उनका ये तो बिल्कुल एविडेंस है और इसकी तो ट्रायल होना चाहिए। लेकिन वो ट्रायल अभी तक हो रहा है, अभी यहीं पड़ा हुआ है। मतलब काफ़ी साल हो गए। हाँ, काफ़ी साल हो गए इस बात को। उसके बाद फिर मैंने इस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वहाँ पे हमने क्लेम दिया कि भाई ये डेंगू का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और डेंगू का कर सकते हैं तो हम सारे वायरल फीवर का कर सकते हैं। हाँ। अभी मैं देख रहा हूँ हम कोरोना का भी कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू का मैंने ट्रीटमेंट किया। ये स्वाइन फ्लू का केस था एक, जो कि हिमालय इंस्टीट्यूट में एडमिट थी। वो हिमालय इंस्टीट्यूट नहीं, ये था वहाँ पे पठानकोट में। ये पेशेंट थी, इसको स्वाइन फ्लू से पूरा निमोनिया हो गया था जी। और ये लास्ट स्टेज में चल रही थी। मुझे बुलाया, 2 दिन मैंने ट्रीटमेंट किया, ना आज ये जिंदा है। अच्छा। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। उसके बाद हम वायरल फीवर पे चलते हैं, क्योंकि हम पीडियाट्रिशियन हैं तो हमारे पास में वायरल फीवर बहुत आते हैं। चाइल्ड में सबसे ज़्यादा वायरल फीवर होते हैं। उल्टी है, दस्त है, निमोनिया है, मीज़ल्स है, मम्स है, रूबेला है, एनकेफेलाइटिस है। तो मैं सारा इसी से मैनेज कर लेता हूँ, बड़े आराम से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि एलोपैथी में है नहीं ट्रीटमेंट ज़्यादा, सिवाय सपोर्टिव है। लेकिन ये जो है, उसी समय हमारे बहुत सारे ये पेपर में भी छपा, और ये डेंगू से डरो मत, ये न्यूज़ छपी। तो फिर हमने ये जो था, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, हमने फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया। अच्छा। और CTRI रजिस्ट्रेशन कराया, जो सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है जी। और उसमें हमारा ये कंप्लीट हो गया। 3 साल का था और ये केसेस मेरे पास रखे हुए हैं। फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लिखा, वहाँ से उन्होंने 3 आदमी भेजे थे, लेकिन अभी वो मामला चल रहा है, अभी बीच में ही है। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ये है एम्स का, ऋषिकेश का। इन्होंने 2017 में मेरे से कहा कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम इसको ट्रायल करेंगे। लेकिन ये भी अभी ट्रायल नहीं। द प्रपोजल वाज रिसीव्ड विद ग्रेटिट्यूड इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड बाय प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना। लेकिन ये भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं ICMR गया, प्रोफेसर भार्गव से मिला। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे, कोरोना से पहले की बात है, कि हम सब कोरोना को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आयुर्वेद का है, आप आयुर्वेद में जाओ। तो हम CCR में, सेंटर काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है जी। वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो उन्होंने कहा तुम तो एलोपैथिक के हो, हाँ। तुम आयुर्वेद कैसे कर रहे हो? मैंने कहा हम तो एक साइंटिस्ट होते हैं और जैसे भी जहाँ से भी मिलता है केस हम कर रहे हैं, मेरा आयुर्वेदिक वो है। तो उसने मेरी शिकायत कर दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, हाँ। कि ये आयुर्वेद कर रहा है, इसकी डिग्री कैंसिल करता हूँ। अच्छा, एलोपैथी डॉक्टर हो गया, आयुर्वेद कैसे कर रहे आयुर्वेद हैं? कर रहा। तो ये हमारे देश की स्थिति है कि कहीं रिसर्च अगर कोई निकाल के लाता है तो एलोपैथी सिस्टम में जो ICMR है वो वहाँ भेज देता है और वहाँ वाले जेल भेजने की तैयारी करते हैं। तो दोनों की अपनी और लड़ाई। हाँ, तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उन्होंने मुझे बुलाया, हमने प्रेजेंटेशन दिया। हमने बताया कि भाई आयुर्वेद जो होती है ये तो हमारी परंपरा है, मेरी संस्कृति है, वेद है, मैं कैसे नहीं पढ़ सकता। और दूसरे, मैं किसी को कह दूं कि भाई खाना मत खाओ, ये भी तो आयुर्वेद है। मैं किसी को कह दूं जीरा हल्दी और ये सब लो, ये भी आयुर्वेद है। आयुर्वेद में कोई मेडिसिन तो है नहीं।
कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखो, जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति है, इसको तो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी बात मान ली और मुझे कहा ओके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और अकॉर्डिंग टू लॉ एज ए साइंटिस्ट यू कैन डू सम रिसर्च, क्योंकि मेरी ऑलरेडी CTRI रजिस्ट्रेशन था जी। वो वहाँ से हम लोग आए। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ये अंडर चल रहा है, मैं उसको और परसू करूँगा। इन द मीन टाइम मेरे पास में इतने एविडेंस इकट्ठे हो गए कि हमने कोरोना भी ठीक कर लिया ICU के अंदर। तो अभी हमारा क्लेम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इससे डरिए मत, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं होती है। प्लेटलेट कम भी होते हैं तो फिर बढ़ते शुरू हो जाते हैं। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डेंगू के बारे में, नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन से बीमारियों के प्रति लोग का डर कम होगा, और जब डर कम होगा तो वो उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी नेचुरली जड़ से इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में। बिल्कुल, मेरा ये तो संदेश है कि डरिए मत। डर जो है ना पहले ही हमारी मृत्यु कर देता है जी। और डर का ही सारा बिजनेस चल रहा है अभी, जितना भी बिजनेस डर से चल रहा है। तो डर निकाल दो, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दे रखा है, हमारी संस्कृति है ये, हम उसके वाहक हैं, तो डरना काहे का है। हाँ जी, वो बात तो है। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो डेंगू से छुटकारा पाने में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी मिले, आपको कुछ डाउट्स दूर करने हैं, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का क्लिनिक हरिद्वार में है, दिल्ली में भी है, और 4 जगह और जगह आ रहा है। हाँ, बाकी इसकी जगह आसाम में भी आ रहा है। अभी भारत के और हिस्सों में भी खुलने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहेंगे तो इनका कांटेक्ट डिटेल और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग फ्री हैं, जिस पे आपको भरोसा है आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे डॉक्टर सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दें, ताकि आप नेचुरली और आयुर्वेद के माध्यम से इलनेस के वेलनेस की तरफ बढ़ सके और आपकी बीमारियां जड़ से खत्म हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर।